हेलो स्टूडेंट रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सारे एडजस्टमेंट हमने देख लिए। केवल एक एडजस्टमेंट जो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो बाकी चल रहा है। देखिए स्टूडेंट, इस ईयर का जो यानी 2020-21 वाला जो सेशन है उस सेशन के अंदर से सीबीएसई ने जो 30% कोर्स रिड्यूस किया है उसमें से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो अपना टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो रिड्यूस हो चुका है। यानी 2020-21 वाला जो सेशन है उन लोगों के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि बोर्ड सीबीएसई ने क्या किया है 30% जो कोर्स रिड्यूस किया है उस 30% कोर्स के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक जो हमारा वो हट चुका है। बाकी जो भी आगे आने वाले सेशंस होंगे या जो लास्ट पीरियड तक जो सेशंस है उन सभी के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है। तो केवल इस सेशन वालों को 2021 वाले सेशन जो है उसको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी सबको एडजस्टमेंट वाला टॉपिक जो है वो पढ़ना है। क्लियर? तो इससे पहले जितने भी एडजस्टमेंट है, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हो, चाहे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो, ये सारे एडजस्टमेंट जो हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिए। तो स्टूडेंट, अब जो हमारा टॉपिक बच रहा है वो टॉपिक हमारा बच रहा है पेमेंट मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। पेमेंट मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। हाउ द पेमेंट इज मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, द होल अमाउंट विल बी पेड इन लंप सम और transferred to his loan account, whatever the condition given in the question, we shall discuss how the payment is made to the retiring partner. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर्ड हो रहा है तो उस रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट दिया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, उसको जो पेमेंट दिया जाएगा उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा उसको, क्योंकि देखिए हो सकता है कि सारा पेमेंट उसको लमसम एक ही साथ में दे दिया जाए, वो पेमेंट भी कैश में भी दिया जा सकता है और थ्रू चेक के भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर फर्म के पास में अमाउंट अवेलेबल नहीं है, जब पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उस समय अगर फर्म के पास में जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में उसका जो अमाउंट होगा वो उसके लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसमें? रिटायरिंग पार्टनर का जो भी अमाउंट होगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका जितना भी बैलेंस बचा होगा वो सारा का सारा बैलेंस जो होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर वो अमाउंट जो होगा उसको एनुअली या हाफ ईयरली जैसे भी उसको देना है विद इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर जो भी रिटायर्ड हो रहा है उसका एक लोन अकाउंट और अलग से प्रिपेयर करना होगा हमारे को। 2020-21 वाले जो एडिशन सेशन वाला है उनके लोन अकाउंट भी जो है कोर्स से रिड्यूस हो चुका है, तो उनको लोन अकाउंट भी नहीं बनाना है, लेकिन हमें वो अमाउंट जो है लोन अकाउंट के अंदर शो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, हमें एक ऐसा क्वेश्चन लेना है जिसके अंदर हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो पार्टनर रिटायर्ड होगा उस पार्टनर को जो पेमेंट देना है वो पेमेंट की कैलकुलेशन कैसे होगी और उसको पेमेंट किस तरह से दिया जाएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया उसको पेमेंट दो तरीके से मिल सकता है, या तो सारा पेमेंट उसको लमसम एक ही साथ में दिया जा सकता है, या फिर उसका जो पेमेंट होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और उस लोन अकाउंट से धीरे धीरे उसको विद इंटरेस्ट उसका पेमेंट किया जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको शो कैसे करना है, वो सभी हम एक क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करके और देखेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर आपके तीनों अकाउंट आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल भी आ जाएगा और बैलेंस शीट भी आ जाएगी। तो उससे क्या है, आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर जो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आज एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 35, टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन, पेज नंबर 6.84, पेज नंबर 6.84 पर है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, करें स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, X, Y and Z were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. There are three partners X, Y and Z. Profit sharing ratio is 3:2:1. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। X, Y and Z are partners. Profit sharing 3:2:1. Next, on 1st April 2019, Y retired from the firm. On that date, their balance sheet was as follows. On 1st April 2019, Y retired from the firm. कौन रिटायर्ड हो रहा है? Y. तो अपन मार्क कर लेते हैं, Y जो है हमारा वो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है और अपने को बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। बैलेंस शीट के साथ में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। गुडविल ऑफ द
35,000 and adjustment in the respect was to be made in the continuing partners capital account without opening the goodwill account. फर्म की गुडविल कितनी गिवन है हमारे को 1,35,000. The goodwill of the firm is valued at rupees 1,35,000 and adjustment will be made through the partners capital account. वो हम देखेंगे उसकी एंट्री क्या होगी. नेक्स्ट एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्राउट डाउन टू रुपीज 37,500. एक्सपेंसेस ओइंग मतलब आपको एक्सपेंसेस पे करने बाकी है, उसका अमाउंट आपको दे रखा है कि आपको उसको 37,500 रुपीज तक लेकर के आना है. 37,500 रुपीज तक लेकर के आना है. तो हम देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर कितना गिवन है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. नेक्स्ट मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू. मशीनरी और लूज टूल जो है उनको उनकी बुक वैल्यू से 10% कम पर शो करना है. इट मींस 10% का क्या लग जाएगा उन पर डेप्रिसिएशन. ये डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा हमारे लिए लॉस, तो उसको हम शो कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर. नेक्स्ट फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी रीवैल्यूड एट रुपीज 2,43,000. फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी रीवैल्यूड एट रुपीज 2,43,000. ऊपर बैलेंस शीट के अंदर आपको फैक्ट्री प्रीमाइसेस दे रखा है, चेक कर लेंगे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वो भी रिवैल्यूएशन में लिख देंगे. शो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई. क्या क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको. चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको एडमिशन वाले चैप्टर में भी बोला था कि अगर आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है, करेक्ट बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको सही से सोल्व करना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि कुछ स्टेप से हम स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो पूरा क्वेश्चन जो है वो अपना जल्दी से भी हो जाएगा और उसमें किसी तरह की कोई गलती होने के चांसेस जो है वो हमारा खत्म हो जाएंगे. क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट का जो भी वर्क है वो वर्किंग नोट का वर्क पूरा कर लेना है. वर्किंग नोट में आपको मेनली क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है. देखिए सबसे पहले वर्किंग नोट में आपको रिक्वायरमेंट रहती है गेनिंग रेशियो की. किसकी, गेनिंग रेशियो की. जैसे हमारे एडमिशन वाले चैप्टर में हमने देखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया था हमने सबसे पहले. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए. क्यों रहती है, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि गुडविल की जो एंट्री पास होती है वो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर होती है. तो इसलिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना होगा. देन उसके बाद में हमारे को गुडविल की जो एंट्री है वो गुडविल की एंट्री पास करनी है और फिर हमारे अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे. तो देखिए स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग 3:1. फिर क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है कि वाई के रिटायरमेंट के टाइम पर वाई का जो शेयर है वो एक्स और जेड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. अगर ले रहे हैं तो किस रेशियो में ले रहे हैं, ऐसा हमें कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो उस केस में क्या होता है हमें पता है, जो बंदा रिटायर्ड हो रहा है यानी वाई जो रिटायर्ड हो रहा है उसको हम हटा देंगे. तो बचे कौन, एक्स और जेड, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या था 3:1. तो 2 वाला जो वाई है वो चला गया, बचे क्या 3 और 1. तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा 3:1 बिटवीन एक्स एंड जेड. सबसे पहली वाली कंडीशन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो आपने देखेंगे. सबसे पहली वाली कंडीशन थी जिसमें कि 3 पार्टनर से एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है और कुछ भी गिवन नहीं है कौन किससे कितना शेयर एक्वायर कर रहा है. तो उस केस में क्या होता है, जो पार्टनर जा रहा है उसको हटा देते हैं, तो जो बचा हुआ पार्टनर्स है वो बचा हुआ उनका जो शेयर है वही उनका गेनिंग भी होता है, उनका न्यू भी होता है. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वाई चला गया, बचा हुआ एक्स और जेड, इनका शेयर क्या बचा 3:1. तो एक्स और जेड का 3:1 जो है वो हमारा गेन भी हो गया और हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो गया. फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई आपकी गेनिंग रेशियो की और न्यू रेशियो भी यही होगा. सेकंड जो हमें ट्रीटमेंट करना है वो हमें करना है गुडविल का ट्रीटमेंट. फर्स्ट हो गया आपका गेनिंग रेशियो, सेकंड आपको करना है गुडविल का ट्रीटमेंट. क्वेश्चन के अंदर गिवन था हमारे को गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज वैल्यूड एट रुपीज 1,35,000. फर्म की गुडविल कितनी है 1,35,000. ये मैंने लिख लिया, फर्म की गुडविल 1,35,000. इसके अंदर मुझे वाई का शेयर कैलकुलेट करना है. क्या करना है, वाई का शेयर कैलकुलेट करना है. तो मैंने कैलकुलेट किया वाई शेयर इन द गुडविल 1,35,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. वाई शेयर इज 2/6. वाई का शेयर कितना है 2/6. तो 1,35,000 इंटू 2/6 कर दिया, ये अमाउंट आ गया हमारे पास में 45,000 रुपीज. ये क्या आ गया, वाई का शेयर आ गया गुडविल के अंदर. ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि जब गुडविल की एंट्री आप पास करोगे तो उसमें जो वाई का शेयर होता है वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देयर
इन देयर गेनिंग रेशियो, इसमें गेनिंग रेशियो के लिए, और वो गेनिंग रेशियो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। तो ये 45,000 रुपीज आ गए आपके वाई का शेयर इन गुडविल। फिर हमारे को एंट्री पास करनी है गुडविल की, तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, क्या एंट्री होती है गुडविल की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी गेन कौन कर रहे थे, एक्स और जेड दोनों, तो हमने एंट्री कर दी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी टू वाई कैपिटल अकाउंट। हो गई एंट्री। अमाउंट कैसे आएगा, वाई का शेयर कैलकुलेट करना सबसे पहले, क्योंकि वाई रिटायर्ड हो रहा है तो हमने कैलकुलेट कर लिया 45,000। इस 45,000 को यहां रख देंगे वाई के शेयर के सामने। अब ये जो 45,000 रुपीज है वो एक्स और जेड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। कौन से रेशियो में, इन देयर गेनिंग रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो इज 3:1। तो ये 45,000 रुपीज जो है वो एक्स और जेड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन द रेशियो ऑफ 3:1 विच इज देयर गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 में, अमाउंट आ जाए 33,750 एंड 11,250। कंप्लीट यहां तक। तो ये आपके गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो वर्किंग नोट वाला हमारा पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, गुडविल का शेयर कैलकुलेट किया और गुडविल की एंट्री भी पास कर दी। तो ये हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट है। अब इसके बाद में हमारे को जो है जो वेरियस अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करने हैं वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए अकाउंटिंग के उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है हमारे को, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। सबसे पहले तो था हमारे द एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्राउट डाउन टू ₹37,500। एक्सपेंसेस ओइंग देखिए बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में आपको दे रखा है एक्सपेंसेस ओइंग 45,000 रुपीज। कितना गिवन है, 45,000 रुपीज। और उसने क्या बोला है, इसको कहां तक लाना है, 37,500 रुपीज तक लेकर के आना है। तो एक्सपेंसेस ओइंग लाइबिलिटीज हमारी पहले 45 थी, अभी 37,500 हो गई, कम हो गई, लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो हमारे को क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट होगा तो किधर लिखेंगे, रिवोल्यूशन के सीआर साइड में, बाय एक्सपेंसेस ओइंग 7,500। कैसा है, 45,000 पहले बैलेंस शीट में गिवन थे, 37,500 रुपीज तक लेकर के आना है, तो डिफरेंस निकाला 7,500। वो 7,500 रुपीज जो है बाय एक्सपेंसेस ओइंग के नाम से रिवोल्यूशन के सीआर साइड में आ जाएंगे। फर्स्ट क्लियर। चलिए सेकंड एडजस्टमेंट देखिए। सेकंड एडजस्टमेंट था मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीनरी एंड लूज टूल्स 10% रिड्यूस करना है। दोनों एसेट्स हैं, एसेट्स रिड्यूस हो रही है मतलब लॉस, और लॉस होता है तो रिवोल्यूशन के डीआर साइड में लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया 2 मशीनरी 2 लूज टूल्स। देखिए मशीनरी और लूज टूल्स जो हमारे को बैलेंस शीट में दे रखे हैं वो है मशीनरी 80,000 एंड लूज टूल्स 40,000। मशीनरी 80,000, लूज टूल्स 40,000। तो 80,000 और 40,000 का 10% निकाल के यहां रख दिया। समझ में आया, 10% रिड्यूस करना था तो हमने 80 और 40 का 10% निकाल के 8,000 4,000 यहां रख दिया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है हमारे को फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी वैल्यूड एट ₹2,43,000। फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर वैल्यूड एट ₹2,43,000। अब देखिए बैलेंस शीट के अंदर फैक्ट्री प्रीमाइसेस कितना है, बैलेंस शीट में फैक्ट्री प्रीमाइसेस दे रखा है 2,25,000। कितना है, 2,25,000 और रिवैल्यूएशन हो गई 2,43,000 पर, इंक्रीज हो गई। फैक्ट्री प्रीमाइसेस असेट्स है, असेट्स इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट सीआर से कितना आएगा, बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस 18,000। 2,43,000 माइनस 2,25,000, तो रिमेनिंग जो भी डिफरेंस अमाउंट है 18,000 रुपीज, वो हमारा हो गया प्रॉफिट। तो ये हमने जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो चारों आइटम लिख दिए हमने, सीआर सेट की टोटल करेंगे, टोटल आ रही 25,500 रुपीज। उसमें से डीआर वाली टोटल 8 and 4 12,000, 25,500 माइनस 12,000 करेंगे तो हमारे पास में जो प्रॉफिट आएगा वो होगा 13,500। क्या आ गया हमारे पास में, ये प्रॉफिट 13,500। समझ में आ रहा है, सीआर की टोटल की 25,500 लेस की डीआर की टोटल 12,000, रिमेनिंग बच गया 13,500। इस 13,500 रुपीज को क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स इज एक्स वाई एंड जेड,
एंड देयर ओल्ड पीएसआर इज 321। तो हम ये जो 13,500 रुपीज है इसको 321 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में, तो अमाउंट आएगा 6,750, 4,500, 2,250। ये अमाउंट तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने पर आता है। क्या किया, 13,500 रुपीज को ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों के अंदर, जो अमाउंट आया इनके सामने रख दिया। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर सभी को रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए रिवैल्यूएशन के बाद में हमारा नेक्स्ट जो अकाउंट बनता है वो हमारा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इजी है, पहले भी हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट भी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। देख लेते हैं कैसे क्या करना है। हमें पता है सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल जो होती है पार्टनर्स की वो लिखी जाती है। ओपनिंग कैपिटल आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है एक्स, वाई और जेड की, तीनों की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1,50,000, 150 और 150,000। ठीक है, तीनों की कैपिटल सेम दे रखी है 1,50,000, 150 और 1,50,000। वो हमने बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिख दिया। क्लियर। अब हमारे क्वेश्चन में क्या क्या हमारे को एडजस्टमेंट हमने किए थे, उन एडजस्टमेंट को हमें ट्रांसफर करना। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हमने किया था वो किया था गुडविल के लिए। ठीक है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया था गुडविल। तो हम सबसे पहले ये गुडविल की जो एंट्री है इस एंट्री को उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, देखो क्या है एक्स जेड टू वाई कैपिटल अकाउंट, तो हम उसमें एंट्री ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट। किधर आएगा, उस तरफ। तो ये मैंने लिखा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट किसके कॉलम में जाएगा, वाई के कॉलम में। अमाउंट 33,750 एंड 11,250 किसके अकाउंट में, वाई के अकाउंट में। तो ये देखिए वाई के कॉलम में मैंने लिख दिया 33,750 एंड 11,250। समझ में आया। बाय वाई के नाम से दोनों लिख दिए, एक्स और जेड कैपिटल ये दोनों, और अमाउंट वाई के कॉलम में लिख देंगे तो वाई के कॉलम में लिख दिया। फिर इस तरफ 2 वाई कैपिटल है तो इस तरफ लिखेंगे 2 वाई कैपिटल, और अमाउंट किसके कॉलम में जाएगा, एक्स और जेड के कॉलम में। ये लिख दिया मैंने अमाउंट एक्स और जेड के कॉलम में 2 वाई कैपिटल करके। समझ में आया। तो क्या क्या लिख दिया हमने, एक तो ये लिख दिया, एक ये दोनों लिख दिए एक्स और वाई की ये अमाउंट जो थे वो बैलेंस वीडी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले। चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया हमारा। सेकंड एडजस्टमेंट क्या होता है हमारा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन के लिए हमने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है। क्या हुआ था इस पर, प्रॉफिट क्रॉस में ट्रांसफर होगा। तो इस तरफ लिखा मैंने बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 6,750, 4,500 एंड 2,250। ये अमाउंट तीनों यहां से ट्रांसफर हो गए। समझ में आया। सेकंड एडजस्टमेंट हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज है। प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट को क्रॉस में ट्रांसफर कर दिया, इस तरफ आ गया। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन वाला पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के अंदर क्या है हमारे पास में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के अंदर हमारे पास में जो है वो है जनरल रिजर्व। देखिए बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व गिवन है हमारा, है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितने रुपए का है जनरल रिजर्व। देखिए बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व दे रखा है हमारे को दे रखा है 1,35,000 रुपीज का। कितना गिवन है, 1,35,000। तो उस 1,35,000 को इस तरफ हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर में। किसमें, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अमाउंट आ जाएगा 67,500, 45,000 एंड 22,500 रुपीज। तो ये हमारा जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एडजस्टमेंट हो गए सारे। रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर दिया हमने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, ओपनिंग बैलेंस जो है वो भी आ गया। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमने ट्रांसफर कर दिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि और क्या एडजस्टमेंट जो बाकी रह गए। तो देखिए स्टूडेंट, एक एडजस्टमेंट बाकी रह रहा है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि अभी अपने इस कोर्स के अंदर नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब मेन क्या करना है हमारे को, अब जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, यानी जो वाई रिटायर्ड हो रहा है फर्म से, वाई को पेमेंट करना है। अब वाई के पेमेंट के लिए हमारे को क्वेश्चन में कुछ बोला है कि वाई को पेमेंट करना है या नहीं करना है। वाई के पेमेंट के लिए कुछ नहीं कहा हमारे को क्वेश्चन में। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उस पार्टनर को पेमेंट इस तरह से करना है, लाइक कैश में देना है, लाइक चेक के थ्रू देना है,
जैसा भी ये बोला जाए उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं हो कि उस पार्टनर को पेमेंट करना है, तो समझ जाइएगा उसको पेमेंट नहीं किया जा रहा है, उसको पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो उसका पेमेंट कहां ट्रांसफर होगा? उसके लोन अकाउंट के अंदर। कहां ट्रांसफर होगा? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्योंकि अगर पार्टनर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो पेमेंट कहां जाएगा? लोन अकाउंट में। यानी उसको वो पेमेंट जो है आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड पे किया जाएगा विद इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट की रेट मेंशन नहीं है तो वो देखेंगे जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो। लेकिन फिलहाल अभी उसको पेमेंट नहीं किया जा रहा, तो नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के ऊपर नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं अभी तक, सीआर के टोटल करेंगे, डीआर वाले जो टोटल है वो लेस करेंगे, जो भी डिफरेंस बचेगा वो हम टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं। यही करते हैं, सीआर की टोटल करते हैं, डीआर वाले टोटल माइनस करते हैं, जो बचता है हम टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं। अब आपको क्या करना है? एक छोटा सा चेंज है, जो पार्टनर फॉर्म में अब कंटिन्यू कर रहे हैं यानी रिमेनिंग पार्टनर जो है उनका अमाउंट तो आप बैलेंस सीडी के नाम से लिखोगे, उनका अमाउंट बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे। तो मैंने क्या किया? एक्स की टोटल की, जेड की टोटल की, सीआर की, उसमें से डीआर वाली टोटल जो थी वो माइनस कर दी, रिमेनिंग बच गया अमाउंट मेरा 1,90,500 एंड 1,63,500। ये दोनों अमाउंट बच गए। तो ये अमाउंट मैंने बैलेंस सीडी के नाम से लिख दिए, क्योंकि ये एक्स और जेड जो है वो फॉर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स है इसलिए। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का अमाउंट तो बैलेंस सीडी के नाम से लिखना है। और जो बंदा रिटायर्ड हो रहा है यानी रिटायर्ड को थोड़ा दबाए, उसकी टोटल कीजिए सीआर की, डीआर वाले टोटल कुछ हो तो माइनस कीजिए। जैसे अभी इसके डीआर में कुछ भी नहीं था तो टोटल हुई सीआर की 2,44,500। तो मैंने 244,500 पूरा अमाउंट यहां लिख दिया। अब ये अमाउंट जो है उसको कैसे दिया जा रहा है वो हमें यहां लिखना है। कैसे दिया जा रहा है मतलब अगर वो उसको अमाउंट कैश में दिया जाता है सारा पेमेंट, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट लिखोगे। अगर सारा अमाउंट उसको कैश में दे रहे हैं तो आप यहां पर टू कैश लिखेंगे। अगर सारा अमाउंट उसको बाय चेक दे रहे हैं तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। लेकिन अब उसको अमाउंट ना तो कैश में दे रहे हैं ना चेक में दे रहे हैं, तो वो सारा अमाउंट उसके कहां ट्रांसफर होगा? लोन अकाउंट के अंदर। कहां ट्रांसफर होगा? लोन अकाउंट में। आप यहां पर क्या लिखोगे? टू वाइज लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू वाइज लोन अकाउंट। तो ये सारा अमाउंट जो है 244,500 उसके लोन पर चढ़ जाएगा। अब इसका पेमेंट जैसे भी फर्म को डिसाइडेड करेगी कि भाई हमें इसका पेमेंट जो है आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर या इंस्टॉलमेंट में देना है, कितने इंस्टॉलमेंट में देना है, इंटरेस्ट जो देंगे हम किस रेट से देंगे, उस पर वो सारी फर्म डिसाइड करेगी और उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट दे दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप क्या करोगे? सीआर की टोटल करोगे वाई की, डीआर वाले टोटल माइनस करोगे, जो डिफरेंस और फर्म की तो पार्टनर्स की टोटल जो है वो कर लेंगे। तो इस तरह से अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने नया क्या देखा इसके अंदर? जो एडमिशन वाले चैप्टर से थोड़ा डिफरेंट था, बाकी तो सारी चीजें सेम थी, एज इट इज हमने वैसे ही किया जैसे एडमिशन वाले चैप्टर में था। नई चीज जो हमने देखी वो ये था कि जब एडमिशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें तो इस तरफ हम जब पार्टनर आ रहा था फॉर्म के अंदर तो कैपिटल लेकर के आ रहा था, गुडविल लेकर के आ रहा था, वो हम इस तरफ लिख रहे थे बाय कैश के नाम से या बाय बैंक के नाम से लिख रहे थे उसको, जब कैपिटल लेकर के आ रहा था तब। लेकिन ये रिटायरमेंट वाला केस है और रिटायरमेंट में बंदा कैपिटल लेकर के नहीं आता बल्कि उसका जो शेयर होता है वो लेकर के जाता है। तो उस केस में हमारे को इस तरफ लिखना पड़ेगा टू कैश या टू बैंक के नाम से। लेकिन अगर जैसा क्वेश्चन में बोला है कि उसको पेमेंट नहीं हो रहा है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो सारा अमाउंट हम उसके लोन के नाम से लिख देंगे। तो बस थोड़ा सा ये डिफरेंस था। एडमिशन वाले चैप्टर में इस तरफ एक अमाउंट एक्स्ट्रा आता है बाय बैंक के नाम से कैपिटल जो होती है वो, और इसके अंदर इस तरफ टू बैंक, टू कैश या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से अमाउंट आता है। वट एवर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, जैसा भी आपको क्वेश्चन कहा जाए वैसा। और अगर पेमेंट के लिए नहीं बोला है तो समझ जाइए कि सारा अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर लोन अकाउंट के नाम से आपको अमाउंट लिखना है। तो इस तरह से अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे को अकाउंट बनाना है वो है हमारे बैलेंस शीट। क्या नेक्स्ट प्रिपेयर करनी है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। पुराना वाला जो है, जैसे मैं रिवोल्यूशन अकाउंट को इरेज कर रहा हूं, यहाँ पर हम बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। आई थिंक रिवोल्यूशन अकाउंट आपको सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारे को रिवोल्यूशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। अब हमारे को बनानी है
रिवाइज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो हम प्रिपेयर कर लेंगे अब बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हमें क्या करना है, जो ओल्ड बैलेंस शीट हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है उस बैलेंस शीट में अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस करने, नहीं हुए हैं तो एज इट इज हमारे को उनको कॉपी पेस्ट करना। तो पहले हम लेते हैं एसेट साइड। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे सबसे पहले दिया हुआ है कैश इन हैंड। क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कैश इन हैंड। देखिए एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर कैश इन हैंड वाले में एडजस्टमेंट हुए थे। क्या एडजस्टमेंट हुए थे, एक तो बंदा जो कैपिटल लेकर के आया था वो हमने ऐड की थी इसके अंदर, दूसरा अगर गुडविल लेकर के आया था वो भी हमने इसमें ऐड किया था, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए कैश इन हैंड हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15,000 रुपीज का। दूसरा हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कहीं पर भी कैश का नाम आया है क्या, कहीं पर भी कैश का नाम नहीं है। इट मींस ना तो कोई कैश आया है फर्म के अंदर और ना ही कोई कैश गया है, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा। 15,000 रुपीज हम एज इट इज लिख लेंगे। दूसरी बात, अगर सपोज कीजिए यहां पर ये जो हमने लोन अकाउंट के नाम से उसका अमाउंट लिखा, अगर ये उसको पेमेंट कैश में हो गया होता, यानी वाई को जो पेमेंट है, जो भी उसका पेमेंट अगर वो उसको कैश में हुआ होता, तो ये जो उसका कैश का जो अमाउंट यहां पर लिखा होता वो अमाउंट यहां में इसमें से लेस होकर के हम शो करते हैं। क्या करते हैं, अमाउंट कैश वाला जो अमाउंट यहां पर लिखा होता हम इसमें से लेस करने के बाद में जो अमाउंट बचता वो हम बाहर लिखते हैं। अगर पेमेंट बाय चेक हुआ होता तो जब हम यहां पर बैंक लिखते हैं तो बैंक में से वो अमाउंट माइनस करके लिखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है तो हमने डायरेक्ट एज इट इज हमारा कैश जो था वो लिख लिया। नेक्स्ट है हमारा बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक, उसमें भी कोई चेंज नहीं है तो उसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं कैश एट बैंक, अमाउंट है 75,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास में डेटर्स। डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं था, ना तो हमने कोई प्रोविजन बनाया रिवोल्यूशन के अंदर और ना ही इसमें कोई इस तरह के कोई चेंजेस हुए हैं, ये भी हम एज इट इज लिख लेते हैं 1,50,000। फिर उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक भी एज इट इज आएगा, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं हुआ था, 1,20,000 रुपीज का स्टॉक आ जाएगा। देन उसके बाद में फैक्ट्री प्रीमाइसेस, क्या है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो देखिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए एडजस्टमेंट था हमारे पास में, फैक्ट्री प्रीमाइसेस इज रीवैल्यूड एट रुपीज 2,43,000। कितने पर रीवैल्यूड हुआ है, 2,43,000 पर। तो यहां पर 2,43,000 लिख लेंगे हम। पहले का था 2,25,000, 37,500 रुपीज इंक्रीज हुआ था, सॉरी 18,000 इंक्रीज हुआ था। हम यहां पर एड करके लिखेंगे तो भी 2,43,000 आएगा। हमने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि हमारे को रीवैल्यूड दे रखा है 243। देन उसके बाद में मशीनरी एंड लूज टूल्स, तो एक तो है हमारा मशीनरी और दूसरा है लूज टूल्स। क्या हुआ था इन दोनों के अंदर, 10% इनकी वैल्यू रिड्यूस हुई थी। कितनी रिड्यूस हुई थी, 10%। तो मशीन की आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी 80,000, 8,000 माइनस कर देते हैं उसमें से, 10% रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 72,000। लूज टूल्स दे रखे 40,000, माइनस कर देते हैं 4,000, तो ये हो जाएंगे 36,000 रुपीज। ठीक है, असेट साइड कंप्लीट। फिर हम आते हैं अपनी लायबिलिटी साइड के अंदर। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिए हुए ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज था, नहीं था कोई चेंज, तो ऐसे भी लिख लेते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स अमाउंट है हमारा 30,000 रुपीज का, ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास में बिल्स पेबल, इसमें भी कोई चेंज नहीं था, बिल्स पेबल भी एज इट इज आ जाएगा, बिल्स पेबल 45,000। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ओइंग, एक्सपेंसेस ओइंग दे रखे हमारे को 45,000 और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट था इसके लिए एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्राउट डाउन टू रुपीज 37,500, 37,500 रुपीज तक कम करना है, यानी 37,500 रुपीज यहां पर लिख लेते हैं एक्सपेंसेस ओइंग के नाम से। या फिर अगर आप इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहें, क्वेश्चन में आपको दे रखे 45,000 रुपीज, उसमें से हमने रिवोल्यूशन के डीआर में लिखे थे, सीआर में लिखे थे एक्सपेंसेस ओइंग 7,500, वो माइनस कर दो तो भी अमाउंट आपका 37,500 ही आएगा। देन इसके बाद में आपके जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था यहां पर, तो जनरल रिजर्व खत्म हो गया, वो वापस नहीं आएगा। फिर उसके बाद में कैपिटल, अब ध्यान से समझिएगा, अब बैलेंस शीट में थोड़ा चेंज होने वाला है। कैपिटल हम कितने लोगों की शो करेंगे, केवल
एक्स और जेड की, क्योंकि आप फर्म में कंटिन्यू यही कर रहे हैं पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर यही है, तो जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट लिखा होता है वो हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं। तो अभी एक्स और जेड के लिए तो हम केवल एक्स और जेड की जो कैपिटल है वही लिखेंगे, यानी 1,90,500 रुपीज तो एक्स की और 1,63,500 रुपीज जो है वो जेड की कैपिटल आ जाएगी। एक चीज अब नहीं आई है हमारे पास में, वो है वाइज लोन अमाउंट। वाइज का लोन अमाउंट आया था, लोन क्या लायबिलिटीज फर्म के लिए, तो हम इस तरफ लिख लेंगे वाइज लोन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2,44,500 रुपीज का। तो हमने क्या देखा है बैलेंस शीट के अंदर, ये नई चीज आई है वाइज लोन। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था एडमिशन, उसके अंदर इस टाइप का कुछ भी नहीं था लोन वगैरह, उसमें सारा एडजस्टमेंट जो था वो कैश के अंदर और उनमें हो रहा था। बैलेंस शीट के अंदर 3 पार्टनर्स की कैपिटल थी, तो तीनों की कैपिटल आ गई थी। अभी फिलहाल 2 की आएगी, जिनका बैलेंस शीट है उनकी कैपिटल आ गई, और जो पार्टनर लोन के नाम से जा रहा है उसका अमाउंट हमने वो लोन के नाम से लिखे। बस ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम दे रखे थे वो सारे आइटम हुए। अब हम बैलेंस शीट की टोटल कर लेंगे, दोनों साइड की टोटल, दोनों साइड की इक्वल आ जाएगी। तो आप टोटल करेंगे, ये आएगा आपका 7,11,000 रुपीज। कितनी आ जाएगी, 7,11,000 रुपीज जो है वो आपकी बैलेंस शीट की टोटल जो है वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर का क्वेश्चन जो था, जिसमें सारी चीजें थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी था और रिवाइज बैलेंस शीट भी थी। क्या चेंजेस हैं वो चेंजेस मैंने आपको बता दिए कि किस किस में चेंजेस होगा। तो चेंजेस मेनली यहाँ पर था, जो रिटायर्ड पार्टनर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है, उस रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किस तरह से करना है उससे रिलेटेड, तो वो हमने एडजस्टमेंट देख लिया। इसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में कैसे होगा वो भी हमने देख लिया, और इसमें क्या क्या चेंजेस थे वो हमने सारी चीजें देख ली। आई थिंक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक आपके अभी सिलेबस से हट चुका है, तो वो थोड़ा टिपिकल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनानी है, और ये आप पिछले 3 चैप्टर से बना चाह रहे हो, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है सभी को? चलिए इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और भी कोई दिक्कत है व्हाट्सएप कीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नोट कीजिए।